गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो से जुड़ जाइए। ओके, वीडियो को सबसे पहले आप लोगों को लाइक करना है और जो है वो सब्सक्राइब कर देना है। जितने भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज है 23 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय SSR। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अभी जो है हाल ही में मर्चा धान जो है उसे GI टैग दिया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे और टॉप 10 क्वेश्चंस भी होंगे, उनको हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन, जो कि होगा ये आपका 21 अक्टूबर से रिलेटेड होगा, बिकॉज क्योंकि कल की क्लास है, किसी बोल सकते हैं कि किसी कारणवश जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। और अब जो है आज का जो यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और आज का जो क्लास रहेगा ना, तो क्लास के लास्ट में आप लोगों को जो है ना भारत में जो मीठे जल के जो झील है उनको भी हम लोग आज की क्लास में ही कवर करेंगे। साथ में वीडियो क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही आंसर करना है। ये लेक्चर जो है आप सभी को पता है कि बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो किसी को भी किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही मॉर्निंग में आप लोगों को लेक्चर मिल जाता है 6 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत, और यहाँ हम करेंगे सबसे पहले क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन की राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा कलकत्ता में। ठीक है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा? तो महाराष्ट्र में किया गया है। वहीं कहा भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी? कौशाम्बी में की जाएगी। भारत ने कब तक जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो इम्पोर्टेंट है, 2040 तक जो है भारत के द्वारा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा गया है। वही 2035 की बात करें तो 2035 में जो है हम लोग अपना अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित कर लेंगे। साथ ही भारत और किस देश के बीच जो है झूला घाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरीके से चालू हो गया है? तो भारत और नेपाल के बीच है। वहीं अभी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन सीट्स पर रहा है? तो याद रखिएगा डेनमार्क जो है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में टॉप पर रहा है। और इसमें भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक कितनी आई है? 64 आई है, यानी 64 है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के नए राज्यपालों की, यहाँ पे कर दीजिएगा राज्यपालों की नियुक्ति की है? तो याद रखना है आपको उड़ीसा और त्रिपुरा में अभी हाल ही में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राज्यपाल होते हैं वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आपको आर्टिकल बताना है यहाँ पे कि किस आर्टिकल में यहाँ पे बोल सकते हैं कि बेसिकली राज्यपाल को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल की बोल सकते हैं कि यहाँ पे मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जो है अभी विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी गई है, जो कि क्या काम करेगा? यहाँ पे पर्टिकुलरली जो भी जितने भी अभयारण्य है उसमें जो बाघ हैं उन्हें अलग तरीके से यहाँ पर सुरक्षा देने की बात की गई है। और आप लोगों को पता होगा मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा भारत में बाघ वहीं पर ही पाए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हैं। और साथ ही साथ ये आप लोग को याद रखना है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब आया था? तो 1973 में बोल सकते हैं कि बेसिकली आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया था। कब आया था? 1973 में। नेक्स्ट है कि कौन सी राज्य सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव को आयोजित किया गया है। वहीं किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पंजाब के द्वारा। तो पंजाब जो है मिशन होप इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, जो बेसिकली क्यों किया गया है? राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए। सो यहाँ हमने क्या किया है? क्विक रिवीजन किया है। और तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज है 23 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय SSR। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा पुलिस स्मृति दिवस जो है हर साल कब मनाते हैं हम लोग? 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड
तो यहाँ पे भारत में जो है हर साल 21 अक्टूबर को ही पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो भी पुलिस कर्मी है वो कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। उन्हीं पुलिस कर्मियों को याद कर उन्हें सम्मान देने के लिए जो है 21 अक्टूबर को ही पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस की बात करें तो 1959 में उस दिन को ये की याद दिलाता है। बेसिकली जब क्या हुआ था, लद्दाख में हॉट स्प्रिंग के क्षेत्र में जो चीनी सैनिक थे उनके द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें से बोल सकते हैं कि 10 भारतीय पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। इसीलिए जो है 21 अक्टूबर के दिन को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि शहीदों के सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में अभी किस राज्य के मरचा धान को जो है जीआई टैग दिया गया है? तो मरचा या फिर मिर्चा बोल सकते हैं आप इसे। तो मिर्चा धान जो है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया है, तो याद रखिएगा ये बिहार का है मरचा धान, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे बेसिकली जो ये मरचा धान है ये अपनी खुशबू के लिए पहचाना जाता है और इसमें एक अनोखा स्वाद है और पोषक तत्वों के कारण जो है ये इसे बेसिकली जो है विश्व स्तर पर इस जिले को पहचान दिया गया है, जो कि मरचा धान है। और ये कहाँ का है? चंपारण का है। तो याद रखना कि चंपारण की शान जो है मरचा धान, उसी को अभी विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिया गया है। वहीं इसकी औसत उपज की बात करें तो 20 से 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में होता है। और धान के लंबे पौधे की बात करें तो 145 से 150 दिन में इसकी कटाई के लिए ये पर्टिकुलर तैयार हो जाता है और इसकी कटाई भी कर दी जाती है। बिहार का ये बेसिकली छठा उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और अब तक जो है किन्हें जो है जीआई टैग दिया गया है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं एक बार। इससे पहले जो है भागलपुर के कतरनी चावल को जीआई टैग मिल चुका है, चावल की बात करें। वहीं भागलपुर पर जर्दालू आम जो है उसे भी जीआई टैग मिल चुका है। साथ ही नवादा में मगही पान है उसे भी जीआई टैग दिया है। साथ ही मुजफ्फरपुर की शाही लीची को भी जो है जीआई टैग मिल गया है और मिथिला की मखाना को भी जीआई टैग दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, अब तक बिहार के कुल बोल सकते हैं कि छठा उत्पादन है जिसे जीआई टैग दिया गया है और ये चंपारण जिले में ये छठा उत्पाद है जिसे दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये बेसिकली एक इस प्रकार का देख सकते हैं आप लोग कि ये सर्टिफिकेट होता है जो कि दिया जाता है। तो अभी जो है ये मरचा धान के लिए दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बार जीआई टैग के बारे में। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है जीआई टैग की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, तो ये भौगोलिक संकेत जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं, ये एक परिमाणीकरण होता है जो कि मुख्य रूप से उनके मूल स्थान से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता, विशिष्टता और को बोल सकते हैं कि गुणवत्ता और विशिष्टता को सुनिश्चित करने के लिए ही दिया जाता है जीआई टैग। बेसिकली ये जो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के सदस्य के रूप में भारत ने जो है 1999 में यहाँ पर वस्तुओं के भौगोलिक संकेत यानी पंजीकरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया, जो कि 15 सितंबर 2003 को प्रभावी भी हुआ। वहीं 2003 में बात करें सबसे पहले किस उत्पाद को दिया गया था, तो 2003 में उपयुक्त कानून लागू होने के बाद ये बेसिकली 2004-5 में जीआई टैग का पंजीकरण शुरू कर दिया गया और जो पहला प्रोडक्ट था वो दिया गया पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा था, तो याद रखिएगा उत्पाद कौन सा था, तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय है। तो उत्पाद और लोगो बोल सकते हैं कि दोनों को ही जीआई टैग प्राप्त करने वाला कौन था, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग चाय। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कि गगनयान के क्रू मॉड्यूल को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, यानी शनिवार के दिन जो है अभी भारत ने यानी कि भारत का जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है इसरो। तो अभी इसरो के द्वारा जो है गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। सो गाइस कांग्रेचुलेशन आप सभी को, और यहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। तो अब जो है इसरो के द्वारा गगनयान को लॉन्च कर दिया गया है। और अभी हम समझते हैं एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो याद रखिएगा भारत जो है भारत के द्वारा भी महत्वाकांक्षी है कि भारत जो है मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण भर के लिए क्या कर रहा है, उसमें इसरो के गगनयान कार्यक्रम के लिए डिजाइन किए गए टेस्ट व्हीकल डी ने जो है आंध्र प्रदेश के द्वीप श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। अभी बेसिकली जो
यहाँ पे हमने जो मिशन भेजा है गगनयान, इसको भेजा गया है अभी, ताकि हम लोग क्या कर सके कि आने वाले टाइम पे किसी भी मनुष्य को या फिर बोल सकते हैं किसी भी मानव को भी भेजे, तो इसलिए अभी टेस्ट के रूप में भेजा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा गगनयान को। वहीं अब बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसको स्थापित कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को इसे स्थापित किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। वहीं ये क्या है? नेशनल स्पेस एजेंसी है भारत की। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा, श्री हरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में आपका है, वहां से हम क्या करते हैं, यहाँ से जो कि आपका स्पेस सेंटर है, याद रखिएगा, जो कि आप लोग क्या करते हैं, जो कि यहाँ से बेसिकली क्या होता है, स्पेस रॉकेट जितने भी होते हैं हम लोग यहाँ से ही लॉन्च करते हैं। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से है। वहीं हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और चेयरमैन की बात करें तो एम सोमनाथ है। आप लोगों को बेसिकली बताना है यहाँ पर कि अभी जो हमारा चंद्रयान-3 जो है, ये कब लॉन्च हुआ था और पहला कब हुआ था? आप लोगों को तीनों ही बताने हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कितने लोगों को पता है कि चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है हमने कब कब लॉन्च किया। तो इम्पोर्टेंट है, तीनों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस पर्टिकुलर ईयर में हम भारत के द्वारा जो है चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में कौन महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? तो अभी जो वुमेन्स FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर को जो है भारत यहाँ पे मेजबान करने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है, इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। वहीं FIH ने जो है महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए चीन के झांगझों से लेकर अब रांची में ये पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि हस्तांतरित कर दिया गया है। अब पहले ये बेसिकली बोल सकते हैं कि कहाँ होने वाला था, तो याद रखिएगा ये चीन के चांगझों में होने वाला था, लेकिन अब कहाँ होगा? ये भारत को ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफर कर दिया गया है। तो महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर जो कि आपका 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2024 तक चलने वाला है। कहाँ पर? झारखंड में। वहीं स्टेडियम का भी नाम याद रखिएगा आप, तो क्या है? मारंग गोमेक जयपाल सिंह स्ट्रोफे हॉकी स्टेडियम में से आयोजित किया जाने वाला है। भारत के अलावा बेसिकली यहाँ पे कितने लोग आएंगे? तो दुनिया भर से जो है 7 राष्ट्रीय टीम जो है रांची में आने वाली है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इतना हॉकी के बारे में आपको पता होना चाहिए इतना कि कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है बेसिकली अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष जो है भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत के द्वारा जो है अभी भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर को स्थापित करने के बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा मन बना लिया गया है। तो कब तक होगा ये काम? तो याद रखिएगा, आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर 2024 तक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इम्पोर्टेंट है, बेसिकली जो ये आप लोग का सेमीकंडक्टर होता है ना, तो जितने भी आप डिवाइस को या फिर गैजेट्स को यूज करते हैं ना, उन सब के अंदर क्या होता है? ये आपका सेमीकंडक्टर होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब कोरोना जब आ गया था तो क्या हुआ था कि जो भी आपका पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर है वो चाइना में ही सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि उत्पाद होता था उसका होता है। तो वहां पर जब वहां से ही आपका क्या शुरू हुआ था? कोविड जो है आपका वहीं से ही शुरू हुआ था। तो वहां पर जब कोविड शुरू हुआ तो पर्टिकुलर जितनी भी कंट्री थी, तो वहां से क्या हुआ कि हम लोग जो सेमी कंडक्टर की जितनी भी जरूरत थी वहां से वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए जो है भारत के द्वारा अपना ही रिसर्च सेंटर को स्थापित करने की बात की गई है 2024 तक। किसी सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा भारत। वहीं अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि अगले साल यानी 2024 में भारत जो है सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर को स्थापित करने वाला है। बेसिकली कहाँ कहाँ पे काम करेगा? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये उद्योग और शिक्षा जगत के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। शोध की जो सुविधा है वो सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के माध्यम से विकसित की जाएगी। और भारत में अगर बात करें कि जो सेमीकंडक्टर की जो खपत की बात की गई है, तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर की जो खपत है 2026 तक कितनी रहने वाली है? $80 बिलियन के पार जाने की उम्मीद लगाई गई है। वहीं 2030 तक जो है ये $110 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर को बेसिकली क्या कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का हृदय कहा जाता है। आप लोगों को पता है कि चिप्स जो होती हैं, जो आपकी चिप्स होती हैं वो कहाँ कहाँ होती है? स्मार्टफोन में यूज होता है, रेडियो, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, यहाँ तक कि उन
बोल सकते हैं कि चिकित्सा जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, आपके मेडिकल डिवाइस होती हैं, उन सब में भी सेमीकंडक्टर का ही यूज होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही इस उद्योग में जो है कौन कौन लगे हुए हैं इससे पहले ही तो याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट है यानी कि अमेरिका, ताइवान है, दक्षिण कोरिया, जापान और नीदरलैंड का प्रभुत्व जो है इसमें पहले से ही है। साथ ही जर्मनी भी इसमें एक उभरता हुआ उत्पादक भी अपना यहाँ पे चला रहा है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेमी कंडक्टर होता है, ये क्या होता है? तो आपको याद रखना है, अर्धचालक होता है, जिसे आप लोग हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। सेमी कंडक्टर को उन पदार्थ को कहा जाता है जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे कि तांबा से कम और किंतु अचालक जैसे कांच से अधिक होती है। इसी को ही क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर होते हैं बोलते हैं, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पूमा इंडिया के द्वारा जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, मोहम्मद शमी को। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, यानी मोहम्मद शमी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इन्हीं को जो है अभी पूमा इंडिया के न्यू ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में कहा 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव मनाया गया? तो एंथोरियम महोत्सव जो है, फेस्टिवल जो है, कहाँ मनाया गया? तो याद रखिएगा कहाँ पर मनाया गया है, ये आपका मिजोरम में मनाया गया है। तो ये याद रखना है आपको, ये बेसिकली इस तरीके का एक फ्लावर होता है, ये एक विदेशी फ्लावर है, इसी के लिए जो है एंथोरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये 800 से लेकर 1000 के बीच में इसकी बिक्री होती है और इसी को ही यहाँ पर अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है। बहुत तरीके बोल सकते हैं कि बहुत सारी वेराइटी के यहाँ पे फ्लावर्स लगाए जाते हैं जो कि एंथोरियम ही फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक शो के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा इतना। और यहाँ पे हम समझते हैं एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो एथोरियम महोत्सव जो है मिजोरम के किसानों और फूलों और बागानी को बढ़ावा देने के लिए ही इसे आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में बात करें, देश और दुनिया भर से जो है कई पर्यटक आते हैं इसमें शामिल होने के लिए। हर साल इस मौके में जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं। तो अब चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन गया है यहाँ से, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वही एंथोरियम जो फूल है वो भारत में उगाए जाने वाले सबसे महंगे फूलों में से आता है। तो इसकी जो बोल सकते हैं कि कॉस्ट क्या है, तो याद रखिएगा 800 से लेकर 1000 रुपए प्रति एक पौधा मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है ये प्लांट, याद रखना। तो इसीलिए जो है इस महोत्सव को मनाया जाता है ताकि यहाँ से किसानों को जो है इससे उनकी जो बोल सकते हैं बेसिकली उनको बहुत ज्यादा यहाँ से फायदा होता है। वहीं राज्य सरकार का जो है पर्यटन विभाग मिजोरम के फूलों की खेती और किसानों को बढ़ावा देने के लिए मिस्टिक रिक पर्वत में की तलहटी में इसका आयोजन करने की पूरी कोशिश करती है और उसी बेसिकली जो है इसी पर्वत के नीचे जो कि मिस्टिक रिक पर्वत है वहीं पर ही इसको आयोजित किया जाता है। वहीं पर्यटक विभिन्न किस्मों के व्यवस्थाओं के साथ बेहतरीन ढंग से सजाएगा फूलों को देखने का भी मौका मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एथुरियम महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया है? तो मिजोरम में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हाल ही में एचपी ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? तो एचपी के द्वारा अभी जो है इप्सिता दास गुप्ता को जो है बेसिकली यहाँ पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी सीएम के रूप में चुना है। तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, इप्सिता दास गुप्ता। चलिए यहाँ पे समझते हैं एक बार। तो हैवलेट पैकेट यानी कि एचपी जो कि एचपी की फुल फॉर्म है, उनके द्वारा जो है भारतीय बाजार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इप्सिता दास गुप्ता की नियुक्ति की है। एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की गई है। बेसिकली इप्सिता दास गुप्ता की जो भूमिका रहेगी वो कहाँ रहेगी? तो यानी कि भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका क्षेत्र में एचपी की रणनीतिक और लाभप्रदता की सभी पहलुओं को देखरेख के लिए ही इन्हें बोल सकते हैं कि इस पद के लिए चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की पहली रैपिडेक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया है और इसका क्या नाम है? तो याद रखना है, इसका नाम है नमो भारत। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी इंडिया की फर्स्ट रैपिड एक्स ट्रेन को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इस रेल सेवा का नाम क्या रखा है? नमो इंडिया। तो याद रखना है आपको। तो ये है, ये वाली ट्रेन आपको दिख पा रहे, रैपिड एक्स, ठीक है।
तो चलिए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है साहिबाबाद स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो नमो भारत ट्रेन जो है 152 से 155 स्पीड में जो है ये ट्रैक पर दौड़ने वाली है और पहले रैपिड एक्स के नाम से जाने जाने वाला अभिनव प्रोजेक्ट जो कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की क्रांति लाने के लिए किया गया है। वहीं भारत में जो है ये क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन सेवा जिसे कि RRTS की शुरुआत का भी प्रतीक माना जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है। तो इसको जो डिजाइन की गई है स्पीड तो 180 किलोमीटर पर आवर की गई है और इसकी जो ऑपरेट स्पीड की बात करें तो कितनी है 160 किलोमीटर पर आवर है। वहीं एवरेज की बात करें तो कितना रहेगा ये 100 किलोमीटर पर एच आवर रहेगा। वहीं यहाँ पे बात करें कि कॉरिडोर कहाँ से कहाँ रहेंगे तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुरुग्राम और अलवर रहेगा और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर। ये 3 कॉरिडोर बनाए गए हैं जो कि फर्स्ट फेज में यहाँ पे आपकी ट्रेन चलने वाली है। तो बेसिकली जो यहाँ पे NCR है, जितना भी दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे जितना भी बोल सकते हैं कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके का ये ट्रेन चलाया गया है ताकि यहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो सके इसीलिए इतनी बोल सकते हैं कि कॉरिडोर बनाए गए हैं 3 और यहाँ पर इन ट्रेनों को शुरू किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में अभी 32वें सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है शिव शंकरी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो शिव शंकरी जी को इन्हें अभी जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इन्हीं को अभी जो है 32वें सरस्वती सम्मान 2022 के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट की बात करेंगे एक बार तो ये पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य में सबसे माननीय पहचानों में से एक है। इसके साथ जो है 15 लाख रुपए और एक प्लेक और एक स्मारक भी दिया जाता है। वहीं ये किसके द्वारा दिया जाता है तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है और साहित्य पुरस्कार स्थापित किए गए हैं जैसे कि बिहारी पुरस्कार और व्यास पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है शिव शंकरी जी का। वहीं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझेंगे तो के बिरला जी के द्वारा जो है के बिरला फाउंडेशन जो है इसकी घोषणा करता है जो कि तमिल लेखिका है शिवा शंकरी के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 दिया जा रहा है जो कि उनके 2019 की आत्मकथा है जिसका नाम है सूर्य वंशम। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनकी आत्मकथा किसके लिए दिया जा रहा है, उनका नाम याद रखेंगे, क्या नाम है तो शिव शंकरा इनका नाम है, शिव शंकरी इनका नाम है जो कि तमिल लेखिका है। इनकी बात करें कि अब तक जो है इनके द्वारा कितने उपन्यास लिखे गए तो याद रखिएगा 36 उपन्यास और 48 नॉवल लिखे गए हैं, 150 इनकी लघु कथाएं हैं, 15 इनकी यात्रा वृत्त है और 7 निबंध संग्रह है और 3 जीवनी भी लिखी गई है। जीवनी बेसिकली किन के ऊपर लिखी गई तो याद रखिएगा पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी एक जीवनी शामिल है। टोटल इन्होंने 3 जीवनी लिखी है। वहीं उनके साहित्य योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। उनकी रचनाएं कई भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, जापानी और यूक्रेनी में भी अनुवादित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सरस्वती सम्मान 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो चलिए आपका जो सेशन है आज का वो है भारत में मीठे जल की झीलों की बात करेंगे यहाँ पर। तो याद रखिएगा झीलों के नाम है तो याद रखना है आपको कि निक्की झील जो है कहाँ है, राजस्थान में है, जो कि मीठे पानी की जो ये झीलें हैं तो याद रखिएगा राजस्थान में है निक्की झील। वहीं लोकटक झील की बात करें कहाँ पर है, मणिपुर में है। वुलर झील भी कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में है। और पुलकित झील कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है। फिर आता है आपका जयसमंद झील की बात करें वो भी आपका राजस्थान में है। सांबर झील और आपका डिडवाना झील ये तीनों झीलें कहाँ हैं, राजस्थान में है। तो इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली आपको याद रखना है भारत में जो 4 झीलें हैं वो राजस्थान से ही आती हैं जो कि मीठे जल की झीलें हैं। पहला याद रखेंगे आप लोग निक्की झील, दूसरा है जयसमंद झील, सांभर झील है आपका और डिडवाना झील है। वहीं कोलोरूल की बात करें तो कोलोरूल जो झील है आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट झीलें हैं ये, तो ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी से आंसर करके बताना है। नेक्स्ट है कि लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था तो हाल ही में कौन मलेशिया अभिनेत्री हैं जिन्हें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनाया गया है। तो इनका नाम है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर मिशेले यो जो है इन्हीं को ही अभी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनाई गई है जो कि एक मलेशिया अभिनेत्री है और ये ऑस्कर भी मिल गया है। तो कब मिला है इन्हें ऑस्कर, कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।